नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और ये वायरस कहां से और कैसे आया, इसको लेकर पूरी दुनिया के साइंसदान परेशान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि ये कोरोना वायरस चीन की तजुर्बेगाह में तैयार हुआ है। इसी दौरान वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावे किए हैं और इसके उन दावों से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। वीकेंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चीनी साइंसदानों और तिब्बी अफसरान के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में तबादला ख्याल हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के तहरीरी सबूत हैं कि चीनी साइंसदानों ने कोरोना वायरस को एक बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर किया था। ये दस्तावेजात उस वक्त के हैं जब दुनिया में सार्स नामी वबा पैदा भी नहीं हुई थी। चीनी फौज के साइंसदान सार्स को कोरोना वायरस को बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे थे। उनके मुताबिक ये नए दौर का बायोलॉजिकल हथियार होगा जिसे जानलेवा वायरस में तब्दील किया जा सकता है। उसका सीधा मतलब यह है कि चीन तीसरी आलमी जंग बायोलॉजिकल हथियार के जरिए लड़ना चाहता है और उसने इस तरह के हथियारों पर 5 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। वाज़ेह है कि कोविड वबा दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में वजूद में आई थी। असम में बीजेपी की इंतखाबी जीत के एक हफ्ते के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीर के रोज रियासत के 15वें वजीर आला के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। उन्हें गवर्नर जगदीश मुखी ने ओहदे का हलफ दिलाया। इसके साथ ही श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में एक नई वजारत ने भी हलफ लिया। इस कैबिनेट में 13 वज़रा शामिल हैं। इससे पहले इतवार के रोज हेमंत को यूनानिमसली बीजेपी और एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी का कायद चुन लिया गया था। हलफ बर्दारी की तकरीब में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई वुज़रा को भी हलफ दिलाया गया। मगरबी बंगाल में आज ममता बनर्जी के काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी हुई। मजमूई तौर पर तृणमूल कांग्रेस के 43 लीडरान वजीर बने। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सभी काबीनी वुज़रा, आज़ादाना चार्ज और रियासती वुज़रा की हलफ बर्दारी हुई। इस दौरान ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ओहदा और राजदारी का हलफ लेने वालों में कई मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे, जिनमें गुलाम रब्बानी, सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जावेद अहमद खान, हुमायूं कबीर, अख्तरुज़्ज़मा और यास्मीन सबीना जैसे नाम शामिल हैं। वजारती ओहदे का हलफ लेने वालों में अमित मित्रा जैसे बड़े नाम शामिल रहे। ममता की नई टीम में 24 काबीनी वजीर, 10 आज़ादाना चार्ज और 6 रियासती वजीर हैं। क्रिकेटर मनोज तिवारी, साबिक IPS ऑफिसर हुमायूं कबीर जैसे मशहूर लोगों को ममता काबीना में पहली बार मौका मिला है। अभी महकमों की तकसीम नहीं हुई है। कैबिनेट मिनिस्टर्स सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी, अमित मित्र, साधन पांडे, ज्योतिप्रिय मल्लिक, बंकिम चंद्र हाजरा, मानस रंजन भूइया, सौमेन कुमार महापात्र, मलय घटक, अरूप विश्वास, उज्जवल विश्वास, अरूप राय, रथिन घोष, फिरहाद हकीम, चंद्रनाथ सिन्हा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, ब्रात्य बसु, पुलक रॉय, डॉक्टर शशि पाजा, मोहम्मद गुलाम रब्बानी, विप्लव मित्र, जावेद अहमद खान। बंगाल में वजीर आला ममता बनर्जी के 43 वुज़रा ने पीर के रोज हलफ लिया। इसके बाद गवर्नर धनखड़ ने एक बार फिर बंगाल में तशद्दुद को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि तशद्दुद खत्म करने को लेकर रियासती हुकूमत में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। हालात बताते हैं कि हुकूमत भी यही चाहती थी। गवर्नर बोले कि बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, रात में तशद्दुद की खबरें मिलती हैं और सुबह सब ठीक बताया जाता है। गवर्नर धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के हलफबर्दारी के बाद भी बंगाल में तशद्दुद का मुद्दा उठाया था। साथ ही सीएम से अपील की थी कि हालात सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएं। ममता ने कहा था कि नया इंतजामिया लागू होगा। 5 दिन बाद वुज़रा के हलफबर्दारी में गवर्नर ने एक बार फिर हिंसा का मुद्दा, ये तशद्दुद का मामला फिर उठाया, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा तल्ख तरीके से। to Additional Chief Secretary Home,
Police Commissioner Kolkata also did the same on the same day, 3rd May. They have not been forwarded to me till date. I was constrained to call the Chief Secretary, who came and saw me along with the DGP day before. Both of them came with no report. Both of them came with no inputs. Both of them had no information. There is no reason why a report already given to them for me by DGP on 3rd May is not being made available to me. There is no explanation whatsoever why Police Commissioner Kolkata report given to ACS home. कांग्रेस सदर का इंतखाब एक बार फिर टल गया। सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से मुल्क में हालात को देखते हुए यह फैसला लिया। जराये के मुताबिक पहले से तय डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को इंतखाबात कराने के लिए तजवीज़ रखी गई, लेकिन राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कोरोना की वजह से जो हालात हो चुके हैं उनका हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल इंतखाबात करवाना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे कायदीन ने भी गहलोत की बात का सपोर्ट किया। इससे पहले जनवरी में पार्टी ने तय किया था कि 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद जून के ख़त्म तक पार्टी का नया सदर चुन लिया जाएगा। हालांकि इसे टालने के बाद अब इंतखाबात कब होंगे इस बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। इजलास में 4 रियासतों के इंतखाबात में कांग्रेस के खराब मुजाहरे पर भी बातचीत हुई। सोनिया गांधी ने हार पर फिक्र जाहिर की। उन्होंने कहा कि हार पर ध्यान देना होगा, अगर सच्चाई से मुंह फेरा तो सही सबक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूं जो इस हार के हर पहलू पर गौर करेगा। हमें यह समझना होगा कि केरल और आसाम में हम क्यों हारे, बंगाल में हमारे हाथ कुछ भी क्यों नहीं लगा। ये कड़वे सच हैं, लेकिन हम सच का सामना अगर नहीं करेंगे और उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो सबक हासिल नहीं कर पाएंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना वबा बदतर होती जा रही है और हुकूमत लगातार नाकाम हो रही है। जनता मोदी सरकार की लापरवाहियों का खुमियाजा भुगत रही है। मोदी सरकार ने साइंटिफिक एडवाइजेस को नज़रअंदाज किया। हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए लगातार सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को मंजूरी दी। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी ने बतौर इंटरिम प्रेसिडेंट फिर से पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बाद से ही कांग्रेस कायदीन का एक ग्रुप फुल टाइम और एक्टिव प्रेसिडेंट चुनने की मांग कर रहा था। वहीं गांधी खानदान से अलग सदर बनाने की मांग भी उठती रही है। चर्चा रही, खास तौर से इस परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने आज कहा था। तीसरा, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने एक इलेक्शन स्केड्यूल कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया था, जो उनके आदेश के अनुसार प्रभारी संगठन महासचिव जी ने पढ़कर कांग्रेस कार्य समिति के सामने रखा। मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जो 2 प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनकी चर्चा करूंगा। कोविड-19 के ऊपर जो प्रस्ताव है, कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की अप्रत्याशित त्रासदी जो पूरे देश के ऊपर आई है उसको लेकर अपनी गहन चिंता जाहिर की। कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी कहा कि कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये अब एक अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है और ये मोदी सरकार की नाकामी, निकम्मेपन और नाकारापन का सबूत है। ये इस बात का भी सबूत है कि मोदी सरकार ने लगातार वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिकों की सलाह पर काम करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि किसी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट की राय नहीं मानी और जब संसद की समिति ने भी आगाह किया नवंबर 2020 में, तो उस रिपोर्ट को भी पूरी तरह से कूड़ेदान के अंदर फेंक दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने मोदी सरकार की जो
टीकाकरण नीति है त्रुटिपूर्ण, उस पर गहन चिंता जताई। खास तौर से जो वैक्सीन की सप्लाईज हैं, कोरोना के टीके की जो सप्लाई हैं, वो इस समय प्रांतों को मिल ही नहीं रही। ये बार बार कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री चर्चा रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 दिन बाद पीर के रोज एक मरतबा फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 27 पैसे के इजाफे के साथ आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 13 पैसे हो गई, जबकि 36 पैसे के इजाफे के साथ आज हैदराबाद में फी लीटर डीजल की कीमत 89 रुपये 47 पैसे 89 रुपीज 40 पैसा हो गई। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया के कई मुल्क इन दिनों कोरोना के खतरे से जूझ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 6,49,140 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान 10,206 लोगों की जान भी गई। इस बीच राहत भरी खबर अमेरिका से आई है, जहां रोजाना कोरोना के मुतासरीन का आंकड़ा 25,000 से भी नीचे आ गया। बीते दिन वहां कोरोना के सिर्फ 22,200 मामले आए। यह आंकड़ा पिछले साल 16 जून जब 26,530 के बाद से सबसे कम है। इस साल की शुरुआत में नॉर्थ ब्राजील, मेक्सिको और कुछ दीगर मकामात में ऑक्सीजन की कमी जानलेवा हो गई। आलमी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑक्सीजन की कमी पर एक इमरजेंसी टास्क फोर्स बनाई है। ग्लोबल एजेंसी के मुताबिक पिछले 2 माह में दुनिया भर में हर दिन मेडिकल ऑक्सीजन की कमी 90 लाख क्यूबिक मीटर से 3 गुना बढ़कर 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर हो गई। यानी ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत पूरी नहीं हो सकी है। इसमें से लगभग आधी कमी हिंदुस्तान में है। एक्सपर्ट्स ने इंतबाह दिया है कि हिंदुस्तान जैसे हालात दीगर मुल्कों में भी आ सकते हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना से अब तक 15 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 33 लाख 6 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 करोड़ 65 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 91 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,07,000 की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पीर के रोज राहत भरी खबर आई। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। बीते 24 घंटों में हिंदुस्तान में 3,66,317 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। 3,53,580 लोग ठीक भी हुए, जबकि 3,747 लोगों ने जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में सिर्फ 8,907 का इजाफा हुआ। यह आंकड़ा पिछले 55 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 10,934 एक्टिव केसेस बढ़े थे। हालांकि ऐसा टेस्टिंग में कमी की वजह से भी हुआ था, क्योंकि बीते दिन मुल्क में सिर्फ 14,74,000 टेस्ट किए गए। इससे पहले यह आंकड़ा 18 लाख के पार था। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के केसों और अमवात में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना भर में कोरोना वायरस के 4,826 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 32 अमवात हुई हैं। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,02,187 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 65,923 नमूनों का टेस्ट किया गया। रियासत भर में हलाकतों की तादाद 2,771 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 723 नए मामला दर्ज हुए। तेलुगु फिल्मों के एक्टर जूनियर एनटीआर कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। जूनियर एनटीआर और उनके खानदान फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और उन्होंने अपने राब्ते में आए सभी लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। जूनियर एनटीआर ने पोस्ट में लिखा कि मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया, मेहरबानी करके फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरे खानदान और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हम डॉक्टरों की देखरेख में सभी प्रोटोकॉल पर अमल कर रहे हैं। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे राब्ते में हैं, वो भी अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें, महफूज रहें। जूनियर एनटीआर से पहले अल्लू अर्जुन, पवन कल्याण, रामचरण, कल्याण देव, निवेथा थॉमस को भी कोरोना इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले चुका है। वहीं बात अगर जूनियर एनटीआर के वर्क फ्रंट की करें तो उनकी फिल्म RRR रानम रौद्रम रुधिरम रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में एक साथ 13 अक्टूबर को रिलीज होगी।
इलेक्शन, कुंभ मेला और ऑक्सीजन सप्लाई जैसे 21 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज सुनवाई की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों पर सरकारी एफिडेविट मीडिया तक पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इतवार की देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। पीर की सुबह 10 बजे ये हमें मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही पहुंच गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई दी। उन्होंने कहा कि रियासतों को भी हमने अपना हलफनामा भेजा था, वहां से कोई गड़बड़ी हुई होगी। कोर्ट ने कहा कि हम वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर मरकज के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई जुमेरात तक मुलतवी कर दी। इससे पहले मरकजी हुकूमत ने इतवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इसमें मरकजी हुकूमत ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये मौजूदा वक्त के साथ साथ लंबे वक्त तक कोरोना से लड़ने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मरकज ने कहा था कि हम तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वैक्सीन की कीमत भी एक बड़ा मुद्दा है। इसे कम कराने के लिए मरकजी हुकूमत मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में कोशिश कर रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कमजोर तबकात के लोगों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले 8 मई को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने 12 रुकनी टास्क फोर्स बनाई थी। इनमें 10 मुल्क के जाने माने डॉक्टर और हुकूमत के सेक्रेटरी लेवल के 2 ओहदेदार शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स से दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए जरूरी कदम उठाने पर तजावीज़ मांगे हैं। इसमें शामिल 12 अराकीन को ऑक्सीजन सप्लाई करने का साइंटिफिक और नॉर्मल फार्मूला भी तैयार करने के लिए कहा गया है। कोरोना के खिलाफ मुल्क भर में चल रही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिंदुस्तान रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। हिंदुस्तान में अब तक जुमला 17,01,53,432 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 114 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं, यानी 9 मई को मुल्क भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान जुमला 3,97,231 से ज्यादा लोगों को पहली डोज, जबकि 2,74,415 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटों में कुछ रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में एक भी मौत नहीं हुई है। इनमें दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप शामिल हैं। सबसे तेजी से 17 करोड़ से ज्यादा शहरियों को वैक्सीनेशन करने में हिंदुस्तान नंबर 1 बन चुका है। इसके साथ ही अगर हम वैक्सीनेशन की ड्राइव दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो यहाँ ये काफ़ी तेज़ी के साथ इस पर अमल किया गया। मुल्क में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद से हिंदुस्तान ने ये मुकाम महज 114 दिनों में हासिल किया। हिंदुस्तान के बाद इस लिस्ट में अमेरिका है, जहाँ 115 दिन लगे थे इतने ही लोगों को वैक्सीन देने, और चीन 119 दिन में ये टास्क कंप्लीट कर चुका है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से डराने वाली खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर ने कोरोना का नया और खतरनाक वेरिएंट फैलने का शक जाहिर किया है। चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कुछ सैंपल कलेक्ट करवाकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दिल्ली और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR को भेजा है। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने ICMR के DG को खत लिखकर इन सैंपल्स की जांच करने की मांग भी की है। बता दें कि पिछले 18 दिन में AMU के 16 वर्किंग प्रोफेसर्स को कोरोना निगल चुका है। यूनिवर्सिटी में कोरोना से पहले मौत साबिक प्रॉक्टर और डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर जमशेद अली सिद्दीकी की 20 अप्रैल को हुई थी। ये सभी प्रोफेसर अलीगढ़ शहर में अलग अलग जगह पर रहते थे। AMU के चांसलर ने ICMR को खत लिखकर बताया कि 16 AMU के टीचर्स, कई रिटायर्ड टीचर्स और मुलाजिमीन जो यूनिवर्सिटी के कैंपस और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में इसकी तादाद तेजी से बढ़ी है। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी से जुड़े सिविल लाइंस इलाके में एक अलग तरह का वायरस फैल रहा है। हमारे लैब से भेजे गए कोविड-19 सैंपल्स को आप अपने लैब में चेक करें ताकि इससे पता चल सके कि वायरस का ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, ताकि हम वक्त रहते बचाव के दीगर तरीके भी अपना सकें। आंध्र प्रदेश में हाल ही में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला। इसे AP स्ट्रेन और N440 के नाम दिया गया। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्टों ने दावा किया था कि हिंदुस्तान में मौजूद स्ट्रेन के मुकाबले नया वेरिएंट 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में असेंबली इंतखाबात में मिली करारी शिकस्त और कोविड-19 की सूरत हाल पर गौर करने के लिए कांग्रेस की आला पॉलिसी साज इदारे की वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग
दिल्ली में आज मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी सदर सोनिया गांधी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने वबा से निपटने के फराइज से दामन बचाकर टीकाकारी की जिम्मेदारी रियासतों को सौंप दी है। सोनिया गांधी ने मीटिंग में कोरोना की तीसरी मुमकिन लहर के ताल्लुक से तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत जिम्मेदारियों से फरार का रास्ता इख्तियार कर रही है और उसने टीकाकारी के फराइज सभी रियासतों पर डालकर अपना दामन बचा लिया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि मरकजी हुकूमत मुल्क में सभी शहरियों को मुफ्त कोरोना टीका दस्तयाब करवाए। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पीर के रोज कोरोना वबा के दरमियान हिंदुस्तान को गैर मुल्की इमदाद लेने के लिए मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का बैरूनी ममालिक से हिमायत मिलने पर बार बार सीना ठोकना मायूस कुन है। अगर मोदी हुकूमत ने अपना काम किया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। राहुल गांधी ने इतवार को कोविड की खराब सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मोदी की ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया था और उन्होंने एक ट्वीट में एक हिंदी कैप्शन की तस्वीर मुंसलिक करते हुए कहा कि शहरों के बाद अब देहात भी खुदा के रहमो करम पर रह गए हैं। कोविड-19 वबाई बीमारी की दूसरी लहर गांव में अब खैर बर्पा किए हुए है। वाज़ेह रहे कि मरकजी वजारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,66,161 नए मामलात दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में गुज़िश्ता एक साल से कैद समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म खान की अचानक कल तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जेल से मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया। 27 अप्रैल से सीतापुर जेल में बंद आज़म खान और उनका बेटा अब्दुल्ला के ताल्लुक से खबर आई थी कि 30 अप्रैल से दोनों कोरोना से मुतासिर हैं। एक न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक डिप्टी जेलर ओमकार पांडे ने बताया कि आज़म खान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से 92 के बीच जाने लगा, जिसके बाद ज़िले अस्पताल के डॉक्टर डी लाल की क़यादत वाले 3 डॉक्टरों के पैनल ने उनका चेकअप किया। इसके बाद पहले उन्हें लखनऊ रिफ़र कर दिया गया, जिसकी खबर लगते ही अफसरान में हड़कंप मच गया। CMO डॉक्टर मधु गिरोवाला, ADM विनय पाठक, अपर पुलिस सुपरिंटेंडेंट शुमाल डॉक्टर राजीव दीक्षित और दीगर ओहदेदार जेल पहुंचे, लेकिन आज़म खान जेल से बाहर जाने को तैयार नहीं हुए और कई घंटे मनाने के बाद वो राजी हुए। इसके बाद उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला को एम्बुलेंस से लखनऊ भेजा गया। आज़म खान के मामले की किसी भी अफसर को सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी गई। 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक आज़म खान को मनाने का दौर चलता रहा। ज़राए का कहना है कि जब आज़म खान माने तो उसके बाद उन्होंने जेल के अंदर ही गुस्ल किया और फिर बेटे के साथ मेदांता हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वबा से किस तरह लोग परेशान हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां हुक्मरान जमात बीजेपी के ही कई अरकान असेंबली की मौत हो चुकी है और कई मुंतखब अरकान ने वीडियो और ख़त के ज़रिए पूरे इंतज़ाम पर सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं और लोगों को ज़रूरी अद्वियात भी नहीं मिल पा रही हैं। फिरोजाबाद के जसराना असेंबली हल्के से रुकने असेंबली राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने एक वीडियो पैगाम के जरिए कहा कि उनकी अहलिया जो कोरोना मुतासिर हैं उनको अस्पताल में बेड नहीं मिल पाया और उनको कई घंटों तक फर्श पर ही लेटना पड़ा। वाज़ेह है कि 30 अप्रैल को राम गोपाल और उनकी अहलिया दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। राम गोपाल को जिले के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया था और तबीयत बेहतर होने के बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी भी मिल गई थी, लेकिन उनकी अहलिया की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दिया गया। राम गोपाल का कहना है कि उनकी अहलिया को मेडिकल कॉलेज में बेड तक नहीं मिला और 3 घंटे तक वो फर्श पर लेटी रहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि उनकी अहलिया की हालत कैसी है, उन्हें न खाना दिया जा रहा है और ना ही पानी दिया जा रहा है। रुकने असेंबली का कहना है कि अफसरान और डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले अफसर के कहने से बहुत मुश्किल से बेड मिला। राम गोपाल अकेले नहीं हैं। इससे पहले मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने इसी तरह की बदइंतजामी की तहरीरी शिकायत की थी। उनके अलावा बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सत्यदेव पिचोरी और रुकने असेंबली लोकेंद्र प्रताप सिंह ने भी कोरोना के मरीजों और उनके इलाज को लेकर शिकायत की थी। जब हुक्मरान जमात के मुंतखब अरकान का ये हाल है तो उत्तर प्रदेश में अवाम के हाल का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। मैं राम गोपाल पप्पू लोधी, विधायक जसराना। मैं आज आप सब लोगों को अपनी ब्यादा कह रहा हूँ। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज
आगरा के लिए रेफर की गई थी 2008 में। वहाँ उसी जमीन पर 2-3 घंटे के लिए कर दिया गया यहाँ से ले जाके। अमृतसर में पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी वजह से अक्सर लोग पुलिस की इज्जत नहीं करते। आज यहां कोरोना की ड्यूटी में पुलिस वाले बिल्कुल लोगों की इज्जत करना भूल चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ एक कपड़ा कारोबारी के साथ गैर इंसानी सलूक किया, मारपीट की, बल्कि उसके पास काम करने वाली खातून के साथ भी बदतमीजी का भी इल्ज़ाम लगा है। नाराज कारोबारी तबके की माने तो उनके साथी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो ईमानदारी से जीएसटी फाइल करने के लिए सिर्फ कागज लेने दुकान पर पहुंचा था और इसी दौरान वहां पुलिस आ गई। बता दें कि पंजाब में कोरोना के बाद इन्फेक्शन के चलते हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई हुई है। लॉकडाउन के अहकाम के बीच अमृतसर में जिला इंतजामिया की तरफ से मार्केट खोलने के लिए रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है। इसके तहत गुरु बाजार में आज लेफ्ट साइड की दुकानें खुलनी थी। इस बीच राइट साइड की एक दुकान के खुली मिलने पर हंगामा हो गया। यहां मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की। यह वाकया सीसी कैमरे में कैद हो गया। इस मसले को लेकर पूरी मार्केट एसोसिएशन ने एतराज जाहिर किया। दुकान मालिक अरुण, शिवम और दीगर ने बताया कि अरुण की दुकान राइट साइड में पड़ती है। रोस्टर के हिसाब से दुकान नहीं खुलनी थी, लेकिन 10 तारीख तक जीएसटी फाइल नहीं किए जाने के चलते जुर्माना पड़ सकता था। ऐसे में वो सिर्फ कागज लेने के लिए ही दुकान पर पहुंचा था। जैसे ही उसने दुकान खोली, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने आओ देखा ना ताओ दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया के लोगों ने हाथ बढ़ाया है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर अपने ऑफिशियल साइट पर इसकी जानकारी दी। फ्रेंचाइजी ने कहा कि इसका इस्तेमाल कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद और उन्हें बुनियादी सहूलतें पहुंचाने के लिए किया जाएगा। फ्रेंचाइजी ने कहा कि सन टीवी नेटवर्क इस वबा में लोगों के साथ है। ये रकम मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना मुतासरीन लोगों के लिए चलाए जा रहे स्कीम्स में खर्च किए जाएंगे। साथ ही इस रकम से अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया करवाए जाएंगे। अफगानिस्तान के जुनूबी सूबे जाबिल में सूबाई शाहरा पर एक मुसाफिर बस में बम धमाके में 11 शहरी हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। मकामी हुकूमत ने पीर के रोज बताया कि हादसा इतवार की देर रात में पेश आया। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ये वाकया देर शब जिले शहर शिफा में पेश आया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के जिले वबेरी के पुलिस स्टेशन में हुए एक खुदकश बम धमाके में 2 सीनियर पुलिस अफसरान समेत कम से कम 6 अफराद हलाक और दीगर 6 जख्मी हो गए। इसकी तस्दीक पुलिस और तिब्बी जराये ने की है। सोमाली पुलिस के तर्जुमान सादिक अदन अली ने बताया कि इस हमले में जाँ भाग होने वालों में वबेरी जिले पुलिस कमांडर अहमद बशाने और वालियो एडी पुलिस डिवीजन के नायब कमांडर अब्दी बासित भी शामिल हैं। अदन अली ने बताया कि हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुदकश बम हमले में 2 सीनियर पुलिस अफसरान, 3 फौजियों और एक पड़ोसी समेत 6 अफराद हलाक हो गए और दीगर 6 जख्मी हो गए। एम्बुलेंस के डायरेक्टर अब्दुल कादिर अब्दुल रहमान हाजी अदन ने एक एजेंसी को बताया कि उनकी टीम ने 4 लाशें देखी हैं और 3 जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। अब खबर है कि इतवार के रोज फिलिस्तीनी मुजाहिरीन की तरफ से इसराइल की जानिब 4 रॉकेट दागे गए। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक गाजा पट्टी से अशकलोन शहर और उसके आसपास के इलाकों में 2 रॉकेट दागे गए। यहां इससे पहले भी 2 और रॉकेट दागे जाने का दावा किया गया था। यह जानकारी द इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी है। फौज के मुताबिक पहले 2 रॉकेट को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट किया गया, जबकि दूसरी बार में 2 दीगर रॉकेट एक खुले इलाके में जाकर गिरे। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।